बच्चों, अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक दल, उसी का ये अगला पार्ट है। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र कक्षा 10। ठीक, चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्ट 8। ये है आज का जो हमारा मुद्दा है, विषय है, जो बिंदु है जिसको हमें पढ़ना है, वो है राजनीतिक दलों की संख्या। राजनीतिक दलों की संख्या, द नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, जो संख्या है राजनीतिक दलों की कितनी है, कैसी है, और कितनी संख्या पर हम उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को कौन सी संज्ञा दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। ठीक है, कोई भी वह समूह जो उस देश का निवासी है वो राजनीतिक दल बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यानी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, बस आप उनकी शर्तें, उनका जो मानक है वो पूरा करते हो चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया। पहले मैंने बताया है कि राजनीतिक दल बनाने की प्रक्रिया क्या है और उसके मानक कौन से हैं, किन किन मानकों से आप गुजर कर किसी भी पार्टी को स्टैंड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और उसका पंजीकरण करा सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया है आपको। अब आगे देखते हैं। लगभग सभी देशों अनेक राजनीतिक दल हैं। ठीक है, लगभग सभी देशों में अनेक राजनीतिक दल हैं, कुछ अपवाद स्वरूप दलों को छोड़कर, देशों को छोड़कर। कुछ ऐसे देश है जिसमें एक ही दल है, कुछ ऐसे देश है जिसमें 2 दल है, लेकिन अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाने वाले देश हैं, उनमें दलों की संख्या अधिक है और अनेक दल है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 750 के आसपास है। वर्तमान में भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या एक 750 के आसपास है। इसमें क्षेत्रीय भी हैं और राष्ट्रीय दल भी हैं। ठीक, भारत में पंजीकृत दलों की संख्या लगभग 750 है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय और कुछ राष्ट्रीय दल हैं। किंतु
सभी दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो बच्चों बता रहे थे कि कुल पंजीकृत दलों की संख्या 750 है, लेकिन ये सभी दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते हैं। इनमें से कुछ एक दल ही ऐसे होते हैं जो चुनावी प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं और परिणामों में भी उनकी भागीदारी होती है। अधिकांश दल चुनाव में भाग नहीं लेते, या तो भाग लेते हैं तो उनकी गणना शून्य होती है, उनका कोई प्रभाव व्यवस्था पर नहीं पड़ता है। गंभीर चुनौती नहीं प्रस्तुत करते हैं। ठीक, इनमें से अधिकांश जो है वो गंभीर चुनौती नहीं प्रस्तुत करते हैं। चुनाव के बाद कुछ ही दल, चुनाव हो जाने के बाद इनमें से कुछ ही दल ऐसे होते हैं जो कुछ ही दल सरकार बनाने की होड़ में शामिल होते हैं। ओके, यानी दल तो बहुत पंजीकृत हैं, उनमें से कुछ ही चुनाव को प्रभावित करते हैं, और जिनमें से भी थोड़े से ऐसे दल होते हैं जो सरकार बनाने की होड़ में शामिल होते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है, अब यहाँ तो बहुत सारे दल हो गए, भागीदारी कुछ की ही है, तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कितने दल ठीक, जब हमने देखा दल पंजीकृत बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ चुनाव में भाग लेते हैं, कुछ पहले ही निकल जाते हैं, फिर जो चुनाव में भाग लेते हैं उनमें से भी कुछ ही दल जो है आगे सरकार बनाने की लिस्ट में, होड़ में आगे आते हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में कितने दलों की आवश्यकता हो सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में या इसको चलाने में। ठीक, आइए थोड़ा सा देखते हैं कुछ अलग देशों से। यहाँ पर इसको हमने क्वेश्चन मार्क की तरह छोड़ा हुआ है, इसको अभी हम जब आगे की चीजें पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन मार्क अपने आप हट जाएगा, ये प्रश्न हमारा जो दिमाग में बना है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए कई देश ऐसे हैं जिनमें मात्र एक ही दल, जिसमें केवल एक दल, सिंगल पार्टी को सरकार बनाने व ठीक, कुछ दल ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। क्वेश्चन है कौन सा देश होगा? इसको कहते हैं
चीन। और भी देश हैं, लेकिन उदाहरण हम बिल्कुल अपने पड़ोस में, क्योंकि जब भी कहा जाता है तो उदाहरण दिया जाता है कि पड़ोस वाले कपूर साहब का बेटा देखो आगे निकल गया, तुम रह गए पीछे। ये तो कोई नहीं कहता ना कि जर्मनी में जैकलिन की बिटिया आगे निकल गई, ऐसा तो नहीं कहते, कहते तो मोहल्ले में ही है। तो एग्जाम्पल भी हम लोग पड़ोस से ही उठाएंगे, कोशिश करेंगे आसपास की चीजों से सब कुछ सीखा जाए, ठीक है। कबाड़ से जुगाड़ निकाला जाए और गधों से पढ़ाई की जाए, मतलब चाइना को उदाहरण लेके पढ़ते हैं तो चीन जो है वो एक दल है, वहां उसी दल की सरकार बनेगी, वही सरकार चलाएगा। यानी कि आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो दल चीन में है, जो सरकार में रहता है, उसकी शर्तों को पूरा करिए, उस दल में शामिल होइए और सरकार में शामिल होइए, बस काम खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब यहाँ एक ही दल है इसलिए इसको कहते हैं एक दलीय शासन प्रणाली, ठीक है। अब अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि एक दलीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या फिर एक दलीय व्यवस्था वाले देश का नाम बताइए, एज इट इज ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक दलीय पूछा जाए, तो उसमें आप यही बताएंगे कि एक दलीय शासन व्यवस्था वाले देश में सरकार बनाने व चलाने की अनुमति किसी एक ही दल को होती है, वहां पर किसी दूसरे दल की कोई गुंजाइश नहीं होती, ना पंजीकरण होगा, ना रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही दल बनेगा, ठीक। ये बात खत्म। चलिए आगे बढ़िए। अब इसकी बात हो जाए कि यह अच्छी है या खराब, ठीक, गुड और बैड। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक दलीय शासन व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है या खराब व्यवस्था है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने दिमाग से सोचिए अच्छी है या खराब। ऑब्वियस सी बात है खराब है, अच्छी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की नजरिए से तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि लोकतंत्र का जो पहला मानक है वो यही है कि विकल्प का होना। लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको हमेशा विकल्प मुहैया कराती है कि ये नहीं तो वो चुन लो, वो नहीं तो वो चुन लो, ठीक। इसने इस बार लूटा है, दूसरे को चुन लो, दूसरा लूटे, तीसरे को चुन लो, तीसरा लूटे, मतलब विकास करे, सॉरी लूटे नहीं, लूटे विकास करे, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था में जो एक छवि बनती चली जा रही है राजनेताओं की, उनकी कार्यप्रणाली की, उससे अधिकांश जनता के मन में एक मस्तिष्क में जो पटल पर जो उसकी छाप पड़ी है वो यही है कि ये करप्ट है, इनके नेताओं के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो हमेशा संदेह के दायरे में रखे जाते हैं कि ये गलत होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब एक आम जनमानस के अंदर एक विचारधारा बनती चली जा रही है, एक उनकी छवि बनती चली जा रही है, ठीक। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर से किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। जो एक मानसिकता आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, आपके बुक में दिया गया है कि राजनेताओं की छवि, तो राजनेताओं की छवि पूर्व में अब में क्या अंतर है, ये सारी चीजें समझेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। इसको हम अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है विकल्प का होना, ठीक। अब बताइए आप जहां एक ही पार्टी है, क्या वहां पर आपको विकल्प है, आपके पास विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। वोट देना है तो हमको दो, और नहीं देना है तो अपने घर पे आराम करो, कोई दूसरा नहीं है जिसको तुम अपना वोट दे दोगे, ठीक है। ये मतलब है हमको, मतलब एक दलीय व्यवस्था से है, मुझे वोट नहीं देना, ठीक। कुछ देशों में प्राय द्विदलीय व्यवस्था होती है, जहां पर शासन सत्ता में दो ही दल होते हैं, उसको देखते हैं द्विदलीय व्यवस्था क्या है। कुछ देशों में प्राय द्विदलीय शासन व्यवस्था होती है। इसमें पूरी शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दो ही दल होते हैं। तो कभी मान लीजिए दल है, ये बन गया, चलिए दल हो गया P और दल हो गया S,
हो गया, कभी ये सत्ता में तो कभी ये सत्ता में, मतलब जो भी व्यवस्था संचालित होगी, सरकार बनेगी, व्यवस्था चलाई जाएगी, वो इन्हीं दो दलों के द्वारा चलाई जाएगी, बाकी तीसरा दल ना बनेगा और ना इनमें से कोई मिटेगा। ऐसी शासन प्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन में है। ठीक, ब्रिटेन में ये द्विदलीय व्यवस्था होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और उसके बाद क्या आता है, बहुवचन। ये तो आता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, इंग्लिश में होता है। हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन ही तो होते हैं, तीन ही वचन होते हैं। ठीक, सात वचन नहीं, तीन वचन। इसी तरह एक दल, द्विदल और अब आएगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे दल प्रतिभाग करते हो, भाग लेते हो और उनके भाग लेने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो। ओके, चलिए। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो मतलब प्रयासरत हो कि सत्ता हमको मिल जाए, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, नहीं बताऊंगा, आपको बताइए। चलिए, भारत, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास, भारत के पास। बहुदलीय व्यवस्था वाला देश अगर कोई उदाहरण पूछा जाता है तो भारत। आपने देखा भारत में कितने दल हैं अब तक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 750। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि प्रतिदिन हम एक दल के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग 2 वर्ष लग जाएंगे आपको सभी दलों के बारे में पढ़ते पढ़ते, तब आप जान पाएंगे कितने दल हैं। ठीक, यहाँ पर तो हम लोग संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, 10-5 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा इस चैप्टर का, लेकिन देखा जाए तो कितने दल हैं, 750। इतने तो साल में दिन भी नहीं होते। ठीक, दिन तो 365 का 14 होता है, 365 का 1/4 ही होता है। चलिए, अब जब यहाँ पर सवाल क्या फंसता है, मुसीबत ये आती है, एक दलीय व्यवस्था में तो एकदम एग्जैक्ट है, कंफर्म है कि इनको बहुमत मिलेगा। ठीक, मरता क्या ना करता, किसको वोट देंगे, जब एक ही व्यक्ति है चुनाव लड़ने वाला, एक ही इंसान है, तो उसको आप वोट दीजिए तो जीतेगा, नहीं देंगे तो जीतेगा। ठीक, द्विदलीय में ही क्या होता है, इसमें या तो पी को मिलेगा या यस को मिलेगा, दो में से एक को बहुमत मिल जाएगा। दिक्कत तो वहां होती है जब ए से लेकर A to Z सभी उम्मीदवार हैं, यानी सभी प्रत्याशी हैं, इनमें से कौन जीतेगा, और जो जीत भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से जीते हैं तो आपके पार्टी के सदस्य हर जगह से जीत के आए और आप सरकार बना ले। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुदलीय व्यवस्था में जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो इसके बीच का एक रास्ता निकलता है कि सरकार कैसे बनाई जाए। जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो
इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, जिसे कहते हैं बीच का रास्ता निकाला जाता है। बीच का रास्ता किस लिए? सरकार बनाने के लिए। ठीक, सरकार बनाने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाता है और उस रास्ते को कहते हैं गठबंधन करना। गठबंधन करना। ठीक, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि गठबंधन क्या होता है। और आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आप गठबंधन की व्यवस्था से क्या समझते हैं या इनकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक, आइए, नाउ वी आर कमिंग ऑन गठबंधन सरकार। चलिए, गठबंधन इसका मतलब होता है कि जब किसी को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में छोटे छोटे दल, जो किसी के पास 5 सीट है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है, 2 है, 9 है, 11 है, इस तरह की सीटें जो जीत कर आए हैं चुनाव में, वो सभी एक साथ आ जाएं और सरकार के लिए दावेदारी प्रस्तुत करें। ओके, कंफर्म? यानी कि जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब किसी एक दल के नेतृत्व में छोटे छोटे दल गठबंधन करते हैं, संयुक्त रूप से सरकार बनाने का काम करते हैं, और यही जो होता है गठबंधन कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये गठबंधन की जो व्यवस्था है वो सिर्फ एक ही जगह मिलती है, बहुदलीय शासन वाले देशों में। जहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली है, उसी देश में आपको गठबंधन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि 2004 में यूपीए एक गठबंधन बना कांग्रेस सरकार के, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, असम से उनको राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया जाता है, बात की बात है। वहां पर एक गठबंधन आपको मिलेगा। तो उससे पहले देखेंगे आप, जो है भारतीय जनता पार्टी और बसपा का एक गठबंधन होता है, कुछ दिन की सरकार चलाई जाती है, 6-6 महीने करके स्टेट में। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज आपको इतना इस टॉपिक में समझना था कि राजनीतिक दलों की संख्या क्या है, देश में कितनी संख्या हो तो उसको कैसे प्रणाली विकसित कर सकते हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, और गठबंधन क्या है। ये 4 चीजें हम लोगों ने इसमें समझी हैं। और इसके बाद जो आगे हमारा आने वाला टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, क्योंकि हमने इतना दल कर लिया है कि अब हमें आवश्यकता पड़ गई है कि अब उसको देख ही लें, उससे परिचय प्राप्त कर लें और 2-2 हाथ हो ही जाए कि राजनीतिक दल होते कौन से हैं और भारत में कितने राजनीतिक दल सक्रिय हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, ओके, तो आप आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में